మీకు ఒక సగం పౌరసత్వం లేకుండా పోతుంది. సో అలా పౌరసత్వంలో కూడా ఒక నిచ్చెన లాంటి ఆయన అన్నారు. అసలు చట్టాల గురించి మాట్లాడితే ఆయన చాలా డీటెయిల్ అందులో నేను చెప్పను. ఎందుకంటే ఈ సిఏ చట్టం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినా వాళ్ళు ఒక న్యాయవాది రాజ్యాంగం ఒక 10 నిమిషాల్లో ఇది రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకమని ఏ కోర్టు అయినా దీన్ని కొట్టేయచ్చు. 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ కాదు ఈ చట్టాన్ని కొట్టేయడం. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని నిలబెట్టలేకపోని పరిస్థితుల్లో మనము ప్రజలుగా పౌరులు ఏమన్నారంటే ఇది ఒక సంకేతం లాంటిది ఇస్తుందని. అంటే ఒక 2 రకాలైన సిటిజన్షిప్ మీరు మిగతా వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ముస్లింలని ఒక ప్రత్యేకంగా టార్గెట్ చేస్తారు. ప్రత్యేకంగా పేరుగా ముస్లింలను మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లింలు రోడ్ల మీద రావాల్సి వచ్చింది. క్యాంపసెస్లో మనం చూస్తున్నాం ఒక్కొక్క చోటల్లో వేలాది మంది యువత. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరిని వాళ్ళు ఇగ్నోర్ మొత్తంగా చేయలేరు కదా. సో ఒక పెద్దలో ఉన్న అసలు అన్ని వర్గాలు ఒక్కొక్కరిని ముందు ముస్లింల కోసం వస్తారు, ఆ తర్వాత దళితులు, ఆ తర్వాత వలస కార్మికులు, ఆ తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్, అలా ఒక్కొక్క community, Christians, name and then put a tick mark there if you want to volunteer, because like we've all seen, दुनिया के तमाम एग्रेशन इंफीरियरिटी से पैदा होते हैं. कभी बाद में कहूँगा 19th सेंचुरी में पैदा हुई थी ये बीमारी, जब पहली बार कॉलोनियल मास्टर हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज के रूप में इमर्ज कर रहा है. और मीडिया और मनी का जहाँ कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको आप, और उसी से रिलेटेड है इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री. आप अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसका कोई जरिया नहीं है. सोशल मीडिया सब कुछ मिला के 2% लोगों को कवर करता होगा, बाकी 90% तो टीवी देख रहे हैं और टीवी पे रोज जहर देख रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं. तो इस इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है उसको हैंडल करना और पैसे को हैंडल करना, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़े चैलेंज है. और तीसरी बात ये कि सब कुछ ठीक हो जाए, मान लीजिए वी हैव द बेस्ट ऑफ इलेक्टोरल लॉज, सपोज वी हैव द बेस्ट लॉज ऑन मीडिया एंड ऑन मनी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मगर डेमोक्रेसी तो तभी सुधरेगी अगर आप और मैं घर से बाहर निकलें. देयर इज नो फूल प्रूफ सॉल्यूशन टू. आपको कहने की जरूरत नहीं, पर बाकी साथियों के लिए मैं कह रहा हूं. दुनिया में बात बताएं, गणेश देवी ने कहा ये मोदी और शाह कहां से आते हैं. मैं समझा उनकी बात से. मैंने कहा देखिए शाह शब्द तो मेरे ख्याल से पर्शियन से आया है. उन्होंने कहा मोदी शब्द कहां से आया है. मैंने कहा मुझे नहीं पता. उन्होंने कहा अरेबिक से आया है. तो इन्हें बहुत कुछ मिटाना होगा, शायद अपना नाम और बहुत कुछ मिटाना होगा. उन्होंने जो बताया, मैं तो खुद अरेबिक जानता नहीं हूँ. उन्होंने कहा कि मस्जिद के बाहर जो तेल बेचने वाला बैठता था उसको मोदी कहा जाता था. तो ये हम सब याद रखें. ये इस देश की विरासत है, कुछ ऐसी है कि हर कोने में घुसी हुई है. ये कितना निकालेंगे, किस किस को निकालेंगे, कहाँ कहाँ से निकालेंगे, ये सोचें हम. इसलिए गुजरात से हम आए, इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है. बहुत शानदार प्रदेश है और बहुत बड़ी विरासत है, बिल्कुल सही बात है. तो ये किसी भी चीज़ को स्टिग्मेटाइज कर देना, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो गुजरात हो, क्यों भाई, बहुत शानदार देश है और इतने गजब लेगेसी आपने प्रोड्यूस की है. बीमार लोग कहाँ नहीं होते, दुनिया में हर जगह बीमार होते हैं. मेरे गांव में भी आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे. तो कब हम देश के वोटर कब सही मुद्दों पे बात करना शुरू करेंगे, मेरे ख्याल में तब जबकि आप और मैं इसके लिए कोशिश करेंगे. इस देश के फ्यूचर के बारे में हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जैसे हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं. अगला अर्थक्वेक कब आएगा, उसमें ये होता है कि मेरे करने से तो कुछ होगा नहीं, जब आना है तब आएगा. मगर इस देश की डेमोक्रेसी का क्या होगा उसके बारे में हम ये बात नहीं कर सकते. या बारिश कब आएगी, मॉनसून कब आएगा, है ना, ये तो तब आएगा जब हम लाएंगे ना. डेमोक्रेसी इस देश की बेहतर तब होगी जब हम लाएंगे. तो हम ये सवाल ना पूछें कब होगा, क्या होगा, ये पूछें कि हमें क्या करना होगा ताकि ऐसा हो. ये सवाल जिस दिन हम पूछना शुरू करेंगे चीजें अपने आप बदलनी शुरू होगी. हमें कर वन ऑफ द थिंग्स, एक लोग मैं फिर अंग्रेजी में गई, जो मेरे दिमाग में आई थी कि ये अंग्रेजी एक प्रॉब्लम है. हमको जो महदूद कर रही है, हमारे जो दायरे कम कर रही है, वो हमारी अंग्रेजी ज़बान पे डिपेंडेंस है. ये अंग्रेजी अब फेंकने से तो रहे है तो ज़रूरी. वी नीड इट फॉर आवर एम्प्लॉयमेंट, वी नीड इट फॉर आवर वाइडर कम्युनिकेशन एंड सो ऑन. और मैं हूँ भी, मेरी अंग्रेजी की आई कम फ्रॉम अ डिपार्टमेंट. एक चीज कहते हैं,
हमारी जुबान में सबसे खूबसूरत जिन लोगों ने लिखा है वो सब अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और फैज भी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन अब आपकी एज का तो पता नहीं, लेकिन आई एम ओल्ड इनफ नाउ, मुझे अब पता लग रहा है कि इंग्लिश इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि समवेयर मेरा कम्युनिकेशन जो मैं करना चाह रही हूँ अब इस दौर में, वो अंग्रेज़ी से लिमिट हो रहा है। इंग्लिश में लिखना मेरे लिए बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन नाउ व्हेन आई थिंक दैट आई शुड राइट इन उर्दू, व्हेन आई शुड राइट अबाउट दीज इश्यूज इन उर्दू, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है कंपैरेटिवली। थैंक यू। मैं लिख भी लेती हूँ, बात वैसी नहीं है, बट इन जनरल मैं बोल रही हूँ कि हमारी जो अपनी दूसरी ज़बानें हैं, अंग्रेज़ी भी हमारी ज़बान है, लेकिन एक जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट या एक बहुत अहम मुद्दा है इस मौके पे, हमारी अपनी ज़बानों में हमको ये आगे तक ये पॉइंट, ये मुद्दा, ये सोच बढ़ाना है। दैट आई थिंक वो सबसे एक बहुत ही अहम इशू है। आज का जो प्रोग्राम था उसका 3 अहम नुक्ते थे: सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और सोशल जस्टिस। जो अभी NRC, CA वगैरह के बारे में जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया में जो भी बात हो रही है, उसमें ये 3 अहम नुक्ते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। राधिका वेमुला, पी शंकर और योगेंद्र यादव साहब और हम लोग इसमें पैनल में थे और बहुत सारे लोग भी शामिल थे। तो 3 जो अहम नुक्ते निकल रहे थे कि एक तो सिटीज़नशिप है। सिटीज़नशिप जब हमारी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी थी, उसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए। तो अमेंडमेंट तो खैर होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है 2019 एक्ट का, उसमें प्रॉब्लम ये है, या उसमें जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है या गम है या गुस्सा है, इस वजह से है कि इसमें आप एक कम्युनिटी के तहत जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं या जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ आएंगे, वो भी कुछ सेलेक्ट कंट्री से, हर जो जितने सारे नेबर्स हैं, हम उन सब से नहीं लेने वाले हैं, हम सिर्फ सेलेक्ट कंट्री से ले रहे हैं, और वो भी वहाँ के सेलेक्ट माइनॉरिटीज़ परसिक्यूटेड ले रहे हैं। तो इसमें हम रिलीजन के बेसिस पे लोगों को अलग कर रहे हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फाउंडेशन के ख़िलाफ़ है। तो ये एक अहम नुक्ता है जो इस CAA के बारे में सभी को इसके ऊपर गम या गुस्सा है और हम मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीज़नशिप दोनों ही इस तरह जुड़े हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है, प्रियम्बल में जो कहा गया है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था, एक फ्रेज़ है उनका, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। तो उसमें ये नुक्ता है कि बेसिकली ना सिर्फ हमको कुछ करना है, बल्कि हमको किस तरह हम करते हैं, किसको साथ लेके चलते हैं, इस पे हमको तवज्जो देनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात के भी है कि हमारे जैसे कंट्री में, इंडिया में, ये एक फाउंडेशन है कि यहाँ पे हायरार्कीज़ हैं, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, बहुत सारे नुक्तों से फाउंडेशनली हम अलग अलग नज़रिए में, हायरार्की में बटे हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ये था कि हम पब्लिक मोरालिटी जो कि ये बटी हुई है उससे नहीं जाएं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो कि प्लूरालिटी को एक्सेप्ट करती है, हम उस नुक्ते से जाएँ। सोशल जस्टिस तो खैर यही बात हुई कि हम सब एक साथ मिल के चलें, ना कि हम ज़ात पे रहें, कास्ट पे रहें, आदिवासी, ट्राइबल जो भी हों, मुसलमान हों, सबके हक़ और हुकूक़ इस कंट्री में, इस देश में एक ही रहें। बस यही एक 3 अहम मुद्दे थे जो आज की बातचीत का बास थे। Shall we start? So there seems to be a blame game in Delhi regarding the... Can you ask that later, once everyone has their things? Let the topic run first. Yeah. Sir, the Citizens Amendment Act, you have been running a pledge, and you also said that we should fight it out against it. So what do you have to say on that? It's more than 1 month that protests have been happening all over the country, not merely by people of one region, not merely by people of one religion. Today it's no longer a protest. These protests have come together to form a movement, and it is a movement for reclaiming the Republic, a movement for saving the very soul of India, a movement of the young India against those who are ruling this country, and that movement can only go forward. Sir, India has invited Pakistan Prime Minister for
for SEO meeting here. So how do you see that, and what do you think about that? Inviting Pakistan Prime Minister is a right thing? These are international things, and in which people should be invited. The only question is whether anyone would accept our invitations now. As you know, 4 ministers from Bangladesh have skipped invitations to India because Bangladesh was one of our closest allies in our neighborhood. Afghanistan has been one of our closest allies. And what we have done through CAA is to alienate even our allies. I do not know whether this move will bring Pakistan any closer to our country. To my mind, CAA has not only been a domestic disaster, it's also been a foreign policy disaster. So there was a line that you mentioned about Kaagaz Mat Dikhana. Can you throw some more light on it? Are you saying... Currently, the metaphor being used by anti-CAA movement is Kaagaz nahi dikhayenge. All I'm saying is now the context has changed. Under the new NPR rules, no one will ask you for papers to begin with. So the call of the movement should now be Kagaj par nahi likhayenge. That is to say, we shall not offer any information when NPR officials visit us. We should welcome them, we should offer them a cup of tea, we should offer them some salt, which is a mark of loyalty in this country, but nothing more. So this has to be a boycott NPR movement in the country. So if I could digress from this topic, in Delhi we are seeing a blame game between the Aam Aadmi Party and the central government regarding the killers of Nirbhaya. Do you think the mother is also blaming the Aam Aadmi Party for the delay in the hanging? What do you have to say about this controversy? As you rightly said, it's a blame game. It is not starting today. This has been happening for the last 5 years. I think these are plain distractions. Let's focus on the real issues. One more question. So about JNU SU, 4 independent councillors have written a letter of dissent against the JNU SU. Do you think there's a dissent brewing in the JNU SU? It is democratic. They have every right to disagree with JNU SU. The battle in JNU is not whether people inside JNU can have dissent or not. Everyone should have the right to dissent. If students want to dissent from JNUSU, they should have the right. The real issue is not left versus right within JNU. This is not administration versus anti-administration within JNU. The real issue is, can you send gundas in a university, get students beaten up under police protection? That is what we should be focusing on, and I really hope the media does not divert that real issue. Thank you. Thank you. Thank you very much.